द एटलांटिक के जुलाई 2010 के अंक में सीनियर एडिटर हन्ना रेसिन का एक आर्टिकल छपा। हेडलाइन थी द एंड ऑफ मैन। हन्ना ने लिखा, अमेरिका के इतिहास में पहली बार वर्कफोर्स में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई। इस साल कॉलेज डिग्री लेकर पास होने वाले हर 2 पुरुषों पर 3 महिलाएं होंगी। वर्षों तक महिलाओं की समानता के अधिकार के लिए संघर्ष किया है, लेकिन क्या हो कि इस लड़ाई का अंत समानता में ना हो, आने वाला दौर महिलाओं का हो। ये लिखते हुए हन्ना रोसिन की खुशी और नाराजगी दोनों ही जायज थी, क्योंकि जिस दुनिया से वो आती है वहाँ उनका पैदा होना भी कोई खास खुशी की बात नहीं थी। वो रोनाल्ड एक्सरी जैसे डॉक्टरों का दौर था, जो ऐसी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी लेकर आए थे जो गारंटीड लड़का पैदा करने की दावा करती थी। सिर्फ हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया बेटों की चाह में दीवानी थी। लड़कियां जानती थी कि वो ऐसे घरों में, ऐसे समाज में बड़ी हो रही थी जहाँ किसी ने उनके होने की कामना नहीं की थी। और 40 साल गुजरते गुजरते दुनिया का रुख ही बदल गया। किचन और बेडरूम की चारदीवारी से निकलकर महिलाओं ने बाहर की दुनिया में अपनी जगह बनाई। वर्कफोर्स में पुरुषों से ज्यादा हो गई। 30 साल के मामूली से फफके में हायर एजुकेशन में लड़कों को पछाड़कर आगे निकल गई। सदियों से जितनी गैर बराबरी उन्होंने झेली थी, उन सबका वो अपनी मेहनत और जज्बे से मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। हालांकि एजुकेशन और वर्कफोर्स के ये आंकड़े अमेरिका के हैं, जो हूबहू हमारे देश पर लागू नहीं होते, लेकिन हमारे देश में भी लड़कियां पिछले 4 दशकों में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक अन्याय का प्रतिकार करते हुए कहीं हम दूसरे अन्याय की जमीन तो नहीं तैयार कर रहे थे? क्या कोई अपने बेटे को ऐसी दुनिया में बड़ा करना चाहता था जो द एंड ऑफ मैन का दौर हो? वक्त का पहिया घूमा और आज हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पूरी दुनिया में सोशल साइंटिस्ट की चिंता के सवाल बदल गए हैं। जेंडर भेदभाव का अब कोई समर्थन नहीं करता। सब स्त्रियों की बराबरी के पक्षधर हैं। लेकिन अब एक और अहम सवाल ये है कि हमारे लड़कों का भविष्य क्या है? आज लड़के हायर एजुकेशन में पिछड़ गए हैं। टॉप कॉलेजेस के टॉप 2/3 हिस्से पर अब लड़कियां काबिज हैं। पूरी दुनिया में लड़कों का सुसाइड रेट बढ़ रहा है। अकेले भारत वर्ष में 2021 में 37,751 पुरुषों ने आत्महत्या की। वहीं महिलाओं की संख्या 4,246 थी। पूरी दुनिया में नशे की गिरफ्त में फंसी 3/4 आबादी पुरुषों की है। ये सारे आंकड़े डराने वाले हैं। हमारे लड़के पिछड़ रहे हैं। वो शिक्षा में, नौकरी में, अपने जीवन को अर्थवान बनाने में, समाज में अपनी ठोस जमीन बनाने की यात्रा में पीछे छूट रहे हैं। और ये गंभीर चिंता का विषय है। औरतों के हक, अधिकार, बराबरी का सवाल मेन स्ट्रीम में अपनी जगह बना चुका है, लेकिन ये सवाल अभी तक ढंग से पूछा भी नहीं जा रहा है कि इस भीड़ में हमारे लड़के कहाँ खो रहे हैं। उनके सामने क्या चुनौतियाँ, क्या सवाल हैं, उनके दुख, चिंताएं, अपेक्षाएं क्या हैं, उनके सामने पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी के कौन से रोल मॉडल्स हैं, वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के रास्ते पर हैं या नहीं? सच पूछिए तो ये फेमिनिज्म और फेमिनिस्टों की भी चिंता का सवाल है। हम अपने लिए अधिकार और बराबरी तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी जानते हैं कि पुरुषों को साथ लिए बगैर हमारी बराबरी स्वप्न भी अधूरा रहेगा। लड़के पीछे छूट गए तो गैर बराबरी की ये खाई बढ़ती जाएगी, और खाई गहरी हुई तो उसमें डूबेंगे दोनों ही। आमतौर पर लोगों में ये पूर्वाग्रह भी है कि फेमिनिस्ट औरतें पुरुषों के खिलाफ है, वो पुरुषों से नफरत करती हैं, जबकि सच शायद इससे ठीक उलट है। हम पुरुषों की बहुत प्रेम करते हैं और करना चाहते हैं। 60 के दशक में जब अमेरिका में नारीवादी आंदोलन अपने उफान पर था, अमेरिकन फेमिनिस्ट राइटर बारबरा डेमिंग ने लिखा, फेमिनिस्ट मूवमेंट में एक एंटी मैन अंडरटोन है। हम उन्हें शत्रु की तरह देखते हैं, जबकि हमें ऐसे सेफ स्पेस बनाने की जरूरत है जहां हम पुरुषों के बारे में अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सके। बारबरा ने अपने पिता की मृत्यु पर बहुत मार्मिक ढंग से लिखा, मुझे ताउम्र पिता के गुस्से से डर लगता रहा, लेकिन मैं एक बार उन्हें गले लगाकर प्यार करना चाहती थी। ये पुरुष आखिर कौन है? औरतों को दबाने, सताने, प्रताड़ित करने वाली कोई दुश्मन कौम, या हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे पति, प्रेमी बेटे, हमारे दोस्त, सहकर्मी, यार, हमारे अपने लोग जिनसे हम प्यार करना चाहते हैं, जिनका साथ बेहतरी और खुशी चाहते हैं, जिनसे बराबरी भी चाहते हैं, मोहब्बत भी और दोस्ती भी। ये वीकली कॉलम लिखने के पीछे विचार उन्हीं पुरुषों का हाथ थामने, उनके साथ लेकर चलने और खुद भी उनके साथ चलने का था, जो हमारी बराबरी के इस संघर्ष में कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, जो हमसे तो पीछे छूटे ही हैं, अपने आप से भी पीछे छूटे हैं, जो अपनी मनुष्यता को खो रहे हैं, नशे और आत्महत्या का रास्ता चुन रहे हैं। यूं तो
जिनके पास सारे अधिकार हैं लेकिन उनके पैरों के नीचे की जमीन कमजोर हो रही है, जिन्होंने बराबरी की डिमांड कर रही, अधिकार मांग रही लड़कियों को अपना दुश्मन मान लिया और टॉक्सिक का टैग देकर हम लड़कियों ने उन्हें अपना, जबकि बेहतर और बराबर वाली दुनिया का हमारा सपना दोनों के साथ बराबरी और दोस्ती से भी पूरा हो सकता है। दीज टॉक्सिक बॉयज और दीज फेमिनिस्ट बिजेस की बराबरी बनाकर नहीं। ये कॉलम लड़कों की जिंदगी के उन सवालों, चिंताओं और चुनौतियों के बारे में है जिसके साथ वो बिल्कुल अकेले हैं। कोई उसे नहीं समझता क्योंकि पितृसत्ता ने सदियों से हमारे दिमागों में ये ठूस रखा है कि पुरुषों का होना पावरफुल होना है, पुरुषों के पास असीमित अधिकार हैं, पुरुष दुनिया पर राज करते हैं। उनकी क्या समस्याएं होंगी भला? वो तो दुनिया में समस्याएं पैदा करने के लिए पैदा हुए हैं। ये पूरी तरह झूठ तो नहीं, लेकिन उतना सच भी नहीं जितना लगता है। आसान नहीं, ताकतवर होने का ये झूठा तमगा अपने सीने पर चिपकाए अपनी कमजोरियों के साथ अकेले रहना, आत्महत्या का रास्ता चुन लेना, नशे की लत का शिकार हो जाना, एजुकेशन में पिछड़ते जाना, मुंह पर ताकतवर बने रहना और अकेले में कमजोर। पितृसत्ता ने अगर औरतों से उनके मनुष्य होने का अधिकार छीना, उन्हें दबाकर रखा, तो पुरुषों के साथ भी कोई न्याय नहीं किया है। नुकसान दोनों को हुआ है। ये बात अलग है कि महिलाओं के लिए उस भेदभाव को आइडेंटिफाई करना आसान है, बोलना आसान है, लड़ना भी। पुरुषों के लिए नहीं, उन पर ताकतवर होने का ठप्पा जो लगा है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे लड़के अकेले हैं। उनके सवालों और परेशानियों के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई बात नहीं होती। गर्ल्स क्राइसिस तो एक एक्सेप्टेड टर्म है, लेकिन बॉयज क्राइसिस को कोई मानने को भी तैयार नहीं। हम मानते हैं कि हमारे लड़कों को बेहतर रोल मॉडल की जरूरत है, उन्हें हमारे साथ मदद और प्यार की जरूरत है।